स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज हम आपके स्टैंडर्ड 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इसे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, चैप्टर के नाम में एकदम क्लियरली स्पेसिफाइड है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। बोला गया है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि अर्थ का इंटीरियर कैसा है। अर्थ का इंटीरियर, देखो कभी ना कभी तो आपने ज़रूर सोचा होगा ना कि अगर मैं एक गड्ढा खोदूँ, हमारे ग्राउंड जो भी आपने कभी एक ग्राउंड देखा होगा, उसमें आप कभी ना कभी तो आपने छोटे छोटे गड्ढे खोद के उसमें कुछ डाला ही होगा ना, या फिर हो सकता है कुछ ढूंढने के लिए आपने गड्ढे खोदे हो। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ना कभी तो ज़रूर आया होगा ना कि अगर हम गड्ढा खोदते जाएंगे खोदते जाएंगे खोदते जाएंगे तो एक पॉइंट पे क्या आएगा, है ना। ये तो आपने ज़रूर सोचा होगा ना। तो देखिए, ये अर्थ के सेंटर तक पहुंचना तो पॉसिबल नहीं है। गड्ढा खुद खुद के आप अर्थ के सेंटर तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन स्टडीज़ करके, स्टडी में इतनी पावर है कि सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ करके हम ये पता कर सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। अब वो कैसे पता चला, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने बोला गया है, इसको हम देखते हैं कि ये आपने पिछले चैप्टर्स पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है, इसीलिए इसका आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आएगा तो मैं आपको बता देता हूँ इसका आंसर। व्हेन अर्थक्वेक अकर्स व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली, तो यहाँ पे बोला गया है कि जब अर्थक्वेक आता है तो एग्जैक्टली आखिर होता क्या है। तो आपने पढ़ा होगा कि कुछ प्लेट्स होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं हमारे अर्थ के। जब वो एक दूसरे के ऊपर से घिस जाते हैं, ऐसे करके अचानक से झटके से एक दूसरे पे घिस जाते हैं, तो इसकी वजह से ना कुछ सिस्मिक वेव्स जनरेट होती है। और वो प्राइमरी सेकेंडरी वेव्स ये जो जनरेट होती है, ये आती है हमारे अर्थ के सेंटर तक, और इसकी वजह से हमें अर्थक्वेक फील होता है। तो ये देखो क्या होता है ना कि यहाँ इस जगह पर जब हमारे जो सिस्मिक प्लेट, जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स है वो एक दूसरे पे खिसक जाते हैं, तो यहाँ से वेव्स ट्रैवल होती है। अब ये वेव ट्रैवल होते होते हर डायरेक्शन में ये ट्रैवल होती है। अब जहाँ पर इसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, वहाँ पर अर्थक्वेक हमें महसूस होगा। अब मान लो ये पॉइंट पे अगर सबसे ज़्यादा असर है, तो ये पॉइंट की ज़मीन इतनी ज़ोर से हिलेगी कि बिल्डिंग और भी सारे जो भी स्ट्रक्चर्स है वो सारे कोलैप्स होकर गिर जाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे हुआ, अर्थक्वेक आखिर होता क्या है। ये मैंने आपको एकदम ईजी लैंग्वेज में समझाया, वैसे भी हम अभी आगे भी देखेंगे कि ये क्या होता है। हावर इग्नियस रॉक फॉर्म, इग्नियस रॉक तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्मा, आपने ज्वालामुखी को तो ज़रूर देखा होगा ना। जब ज्वालामुखी फटता है उसके अंदर से मैग्मा निकलता है, और वो जो मैग्मा जब कूल हो जाता है, मैग्मा कूल होने के बाद बन जाता है रॉक, और इस रॉक को हम नाम देते हैं इग्नियस रॉक, है ना। वॉल्केनो, अब वॉल्केनो देखो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही पता है कि वॉल्केनो क्या होता है। वॉल्केनो एक ऐसा पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर होता है जो जब भी फूटता है तो उसके अंदर से गरम गरम लावा, मैग्मा, वो सब निकलता है। विच मटीरियल कम आउट ड्यूरिंग अ वॉल्केनिक इरप्शन, अब वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे कौन से मटीरियल बाहर निकलते हैं। तो वो यहाँ पर आपके बुक में पहले से लिखा गया कि हॉट मैग्मा, वो जो नहीं आप ऑरेंज कलर का लिक्विड लिक्विड देखते हो, वो मैग्मा है। फिर मैग्मा के साथ कुछ गैसेस भी होते हैं, उसके साथ स्टीम भी निकलती है, एट्सेट्रा जैसे सब्सटेंसेस होते हैं। तो इसका आंसर जो आपके टेक्स्ट बुक में ही था यहाँ पर। इन विच स्टेट ऑफ मैटर आर दीज मटीरियल्स, तो ये आपने देखा होगा ना, मैग्मा जब भी होता है, मैग्मा तो लिक्विड होता है ना, मैग्मा लिक्विड होता है। तो इसमें आप बोल सकते हो कि जो मैग्मा है वो लिक्विड है। कुछ कुछ इसमें सॉलिड सब्सटेंस भी कुछ कुछ होते हैं इसके अंदर, जैसे कि कुछ कुछ छोटे छोटे मिनरल्स इसके अंदर होते हैं, वो ना कुछ थोड़े थोड़े सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, तो आप सॉलिड भी लिख सकते हो यहाँ पे। और मोस्टली गैसेस और स्टीम्स होते हैं ना। अब गैस और स्टीम तो आपको ऑब्वियसली पता है कि वो गैस फॉर्म में होंगे, है ना। तो मतलब कि तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं मटेरियल एक मैग्मा के अंदर, मतलब ज्वालामुखी के अंदर जो भी सब्सटेंसेस निकलते हैं तीनों फॉर्म में होता है, लिक्विड भी मिलेगा, सॉलिड भी मिलेगा, गैस भी मिलेगा। आर दिस मटीरियल कूल और हॉट, वाई, तो ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई ज्वालामुखी के पास जाता है उसको ठंडी थोड़ी लगती है, वो जाके ऐसा थोड़ी करेगा, गरम गरम मोटे मोटे कपड़े थोड़ी पहन लेगा ये बोल के कि यार मैं तो आर्कटिक में आ गया, ऐसे कोई थोड़ी बोलता है। ये तो आपको पता ही है ना कि ये मटीरियल हॉट होते हैं। अब ये क्यों हॉट होते हैं, अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूँ कि हॉट क्यों होते हैं, कि ये अर्थ के सेंटर पे है। वैसे देखो, अगर अभी भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना तो आपको नहीं समझेगा, तो इसलिए जब ये जो नेक्स्ट यहाँ पे एक एक्टिविटी यहाँ पे बोली गई है, ट्राई दिस करके, ये एक्टिविटी पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि ये क्यों हॉट है। तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हो लेम सा एक्सपेरिमेंट दिया गया है। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है आप कर सकते हो, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से इन लोग ने जो समझाने का ट्राई किया वो तो मुझे खुद नहीं समझा, अब मुझे नहीं पता कि आपको कैसे समझेगा। तो इन लोग का एक्सपेरिमेंट पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको मेरा तरीका बताता हूँ कैसे मैंने समझा इसे। सबसे पहले क्या बोला गया है आपसे कि आप आधा लीटर दूध लो, उसको गर्म करो जब तक वो उबलता नहीं है, और जैसे वो उबल जाएगा तो उसकी गैस को बंद कर दो और उसके ऊपर एक लिड डाल दो, है ना, यानी कि एक ढक्कन से ढक दो। जो आपका वेसल है उसको एक ढक्कन से ढक दो। अब जब आपने बंद कर दिया और ढक दिया, हाँ, अब आपको 10 मिनट तक रुकना है। 10 मिनट के बाद आपको ना कुछ ऐसा झाग टाइप की लेयर, 10 मिनट बाद ना जब आप वो लिड को हटाओगे ना, आपको क्या दिखेगा कि देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ।
आपको दिखेगा ना कि ये तो दूध है, देखो ये दूध है और दूध के ऊपर एक झाग टाइप की लेयर है, झाग और ऐसी कुछ टाइप की एक लेयर होती है, वो आपको मोटी सी लेयर दिखेगी। अब क्या बोला गया कि इस लेयर को सेपरेट करो इस दूध से, मतलब इस लेयर को बाहर निकालो और इस दूध को रखो और इन दोनों के टेम्परेचर को मेजर करो। तो जब आप इन दोनों का टेम्परेचर मेजर करोगे तो आपको दूध का टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा और इस लेयर का टेम्परेचर कम मिलेगा। अब वो क्यों कम मिलेगा? क्योंकि ये लेयर ना ऊपर है, जो जो भी चीज़ हवा के कांटेक्ट में होती है ना वो जल्दी ठंडी हो जाती है। आपको ये अपने ध्यान में बहुत अच्छे से रखना है, जो भी चीज़ हवा के कांटेक्ट में होती है वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। अभी जो ऊपर की लेयर थी हवा के कांटेक्ट में थी ना, तो इसके अंदर से हीट बार 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 इसके अंदर से बाहर निकलते जा रही थी। लेकिन ये दूध है, दूध देखो किसके वेसल के अंदर है ना, वेसल से हीट बाहर थोड़ी जाने वाली है। और जो ये वाला पार्ट है दूध का, यहाँ पे तो पहले से लेयर है, तो दूध का ये पार्ट तो बाहर जा ही नहीं पाएगा, है ना। ये देखो दूध को मान लो पिंक पार्ट है, अब ये दूध की हीट तो बाहर जाने ही नहीं वाली है। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ऊपर से ऊपर पहले से ये झाग टाइप की लेयर है ना, और यहाँ पर तो वैसे भी एक क्या नाम है, एक वेसल है, तो यहाँ से भी बाहर नहीं जा पाएगी, ये भी बाहर नहीं जा पाएगी, है ना। तो इसीलिए दूध की गर्मी क्योंकि इसके अंदर से निकल नहीं पाएगी, तो इसीलिए ये दूध गर्म ही रह जाएगा, लेकिन ये लेयर ठंडी हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको कुछ ऑब्जर्वेशन करने बोला गया था, वो सारी ऑब्जर्वेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखते हैं इसमें काम का क्या है। देखो अभी इसमें तो अभी कोई काम के क्वेश्चन बचे नहीं है, जो मेन मेन पॉइंट्स से मैंने आपको उनका आंसर दे दिया है। अब देखते हैं इन लोग ने इतनी झंझट क्यों कराई हमसे, आपका आधा लीटर दूध इन लोग ने क्यों वेस्ट कराया, चलिए देखते हैं। अब जोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन क्या है कि जब बॉइलिंग से पहले जो दूध था ना वो लिक्विड स्टेट में था, लेकिन जैसे ही बॉइलिंग स्टार्ट हुई तो इसीलिए वो लिक्विड से धीरे धीरे गैस फॉर्म में यानी कि स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद ना एक थिक लेयर ऑफ क्रीम, झाग, थोड़े झाग टाइप क्रीमी लेयर बाद में बन गई। जब आपने 10 मिनट तक मतलब उसको बंद करके छोड़ दिया तो इसके बाद एक क्रीमी लेयर आ गई। तो टेम्परेचर, ये जो क्रीमी लेयर का टेम्परेचर है वो मिल्क से कम है, हाँ ये मैंने आपको बता दिया क्यों कम है। Thus it can be implied that the creamy layer cooled faster than the milk below it, which remained hot in liquid form. तो हाँ यही कंक्लूजन है कि क्योंकि क्रीमी लेयर का टेम्परेचर कम है दूध से, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये क्रीमी लेयर ज़्यादा जल्दी ठंडी हो गई, दूध से ज़्यादा जल्दी ठंडी हो गई। अ सिमिलर प्रोसेस अकर व्हेन द अर्थ कूल्ड। अब मुझे नहीं पता कि इन लोग ने ये दूध और झाग का एग्जाम्पल क्यों लेके आपको बताया कि अर्थ का टेम्परेचर देखो। अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अर्थ का जो सेंटर होता है ना इतना ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म होता है अर्थ का सेंटर। मैं ना आपको ऑरेंज से ही दिखा देता हूँ। ये देखो ये अर्थ का सेंटर है, ये बहुत ज़्यादा गर्म पार्ट है, इतना ज़्यादा गर्म पार्ट है ना कि आप एक लोहा डाल दोगे ना, लोहा भी पिघल जाएगा। आपको डालूंगा आप भी पिघल जाओगे, कोई भी अर्थ की चीज़ यहाँ पे डालोगे तो वो पिघल जाएगी, इतना ज़्यादा गर्म होता है अर्थ का सेंटर। लेकिन क्या जिस ज़मीन पर आप रहते हो, क्या ये ज़मीन भी उतनी गर्म है? आप तो आराम से चिल मारते हो, कभी कभी तो आप कंबल उड़ के भी सोते हो ठंडी के टाइम पे, है ना। अगर अर्थ ये सेंटर जितनी गर्म रहती तो क्या कभी आप ऐसा कर पाते? नहीं कर पाते ना। तो इसका रीज़न क्या है कि अर्थ का ये जो सरफेस है वो इतनी कूल है, लेकिन जो अर्थ का जो सेंटर है वो बहुत ज़्यादा हॉट है। अब ऐसा क्यों है, क्यों पता है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भी चीज़ हवा के कांटेक्ट में होती है वो जल्दी ठंडी होती है। तो देखो अर्थ, जब अर्थ बनी थी ना तो पूरी की पूरी अर्थ ही गर्म थी। ये जो आप गोला देख रहे हो पूरी की पूरी अर्थ ही ऐसी थी। अगर आप अर्थ के सरफेस पे भी, जब अर्थ बनी थी, अगर आप तब उसके सरफेस पे चले आओगे ना, आप एकदम जल के राख हो जाओगे। कोई लोहा डालोगे लोहा भी पिघल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे हज़ारों करोड़ों साल तक हमारी अर्थ ना धीरे धीरे ठंडी होती गई, होती गई, और जो सेंटर था ये अपनी हीट निकालते गया धीरे धीरे अपनी हीट ना हर डायरेक्शन में निकालते गया। फिर उसकी वजह से ये जो सरफेस है धीरे धीरे ठंडी हो गई। उसके बाद इस पर धीरे धीरे लाइफ फॉर्म आने लगे। अब अगर यहाँ पर मैं आपको ये दूध वाले से एक अच्छा एग्जाम्पल दूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। वो एग्जाम्पल क्या है, ये देखो, अर्थ इज़ लाइक अ ब्लैंकेट। मुझे लगता है कि अगर इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया होता ना आपको ज़्यादा अच्छे से समझता। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है कि अर्थ ना एक ब्लैंकेट जैसी है। अगर मैं आपको पकड़ूँ, अगर मैं ऐसे आपको पकड़ के एक कंबल के अंदर लपेट दूँ, है ना, ये रहा आपका पहला कंबल। अब मैं सारी कंबल की लेबलिंग भी कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर रहे। अब मैं कंबल की लेबलिंग कर देता हूँ। ये देखो फर्स्ट कंबल में मैंने आपको लपेट दिया। अब आपको मतलब अभी भी आप नॉर्मल होगे, बोलोगे कि हाँ सही है, अभी भी टेम्परेचर सही है। फिर मैं आपको दूसरे कंबल में लपेट दूंगा, आप बोलोगे अभी भी ठीक है, उतनी गर्मी नहीं है। फिर जब मैं तीसरे कंबल में आपको लपेटूंगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ अब धीरे धीरे गर्मी स्टार्ट हो रही है। फिर चौथे कंबल में आपको और गर्मी लगेगी, पाँचवें कंबल में और गर्मी लगेगी, छठे कंबल में और ज़्यादा गर्मी लगेगी, और फिर जब मैं सातवां कंबल डाल दूंगा तो आपको इतनी ज़्यादा गर्मी लगेगी कि आपको घुटन होने लगेगी, आपको इसके जैसे स्वेट होने लगेगा। देखो इसका भी कितना सारा स्वेट हो रहा है, इसके जैसे स्वेटिंग आपको भी आने लगेगी, है ना। क्यों?
अब देखो इसको, जब मैं आपको अर्थ से जब मैं कंपेयर करूँ इस एग्जांपल को, अर्थ के सेंटर में, ये देखो ये अर्थ का सेंटर सबसे गर्म पार्ट है, यहाँ पर आप अर्थ के सेंटर में हो, सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट में हो। और ये देखो, हाँ अगर मैं इस डायग्राम में पूछूं कि सबसे ज़्यादा ठंडी जगह कहाँ पर है, 10 डिग्री, ये देखो 10 डिग्री सबसे ज़्यादा ठंडी जगह है तो अर्थ के सरफेस पर है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई गर्मी की चीज़ ही नहीं है। यहाँ पे अगर गर्मी होगी तो अपने आप वो गर्मी को रेडिएट करके बाहर निकाल देगा। लेकिन ये पार्ट कहाँ, आप कहाँ अपनी गर्मी निकालोगे? आप गर्मी निकालने जाओगे तो कंबल रोक लेगा आपकी गर्मी और वापस आपके अंदर डाल देगा, है ना। तो यही रीज़न है कि अर्थ का सेंटर क्यों गर्म है। यहाँ पर देखो ये कंबल के बीच में आप भी एकदम गर्म हो रहे हो, ये अर्थ का कोर भी बेचारा इतना गर्म हो रहा है। लेकिन जो सरफेस पे है, अगर कोई आपका दोस्त ये सरफेस पे आप आगे खड़ा हो जाए उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सेम वही तरीके से आप इस सरफेस पे रहते हो इसीलिए आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अर्थ का सेंटर इतना ज़्यादा गर्म है कि वहाँ पर कोई लोहा भी आराम से पिघल जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला पार्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अर्थ का सेंटर क्यों इतना गर्म है। अब यहाँ पे देखते क्या दिया गया है। तो साइंटिस्ट यूनानिमसली बिलीव दैट द अर्थ वाज फॉर्म आउट ऑफ द सोलर सिस्टम। अब साइंटिस्ट लोगों का एक जॉइंट बिलीव था। क्या बिलीव था? कि अर्थ ना सोलर सिस्टम से बनी है, सोलर सिस्टम के पार्ट से बनी है। तो देखो करीब 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हमारी अर्थ नहीं थी, मतलब हमारी अर्थ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लेकिन वो बनी कैसे? धीरे धीरे हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल, एशेज, जो भी ढेर सारे एस्ट्रॉयड, ये सब चीज़ें थी ना, वो एक साथ आने लगी, एक साथ ऐसे घुल घुल कर मिलने लगी और धीरे 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 करके हमारी इतनी बड़ी अर्थ बन गई, है ना। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा लेकिन यही सबसे ज़्यादा अच्छी थियरी है कि हमारी अर्थ कैसे बनी। Initially, Earth was a gaseous hot balloon. It cooled down as it rotated around itself. देखो मैंने आपको बोला था कि अर्थ जब बनी थी तब वो एकदम बहुत बड़ा गोले का टुकड़ा था, मतलब अब बोल सकते हो कि बहुत बड़ा आग का गोला था। हाँ, गोले का टुकड़ा नहीं, आग का गोला था। अब ये आग का गोला जो था इसको ठंडा होना पड़ेगा, तो इसीलिए अपने खुद ही अपने एक्सिस पे रोटेट होने लगा। यानी कि ये जो अर्थ है, ये अर्थ ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे रोटेट होती थी। तब क्योंकि ये रोटेट होने लगी थी तो इसलिए वो ठंडी होने लगी और धीरे 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 करके हमारी अर्थ कूल होने लगी। एज अ रिजल्ट जो आउटर मोस्ट लेयर थी जो कि लिक्विड फॉर्म में थी, जैसे हमारी अर्थ का सेंटर भी लिक्विड फॉर्म में है वैसे आउटर मोस्ट लेयर भी लिक्विड फॉर्म में थी, लेकिन वो धीरे 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 ठंडी हो होकर सॉलिड बन गई। लेकिन आज भी अगर हम सरफेस से लेकर कोर तक जाएंगे तो हीट इंक्रीज होते जाएगी और हमारी अर्थ का जो स्टेट आप बोल सकते हो धीरे 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 मतलब सॉलिड। देखो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये हमारी अर्थ की सरफेस, ये तो सॉलिड में है, लेकिन और यहाँ पर एकदम यहाँ पे टेम्परेचर एकदम सही है 10 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब आप धीरे धीरे अर्थ के सेंटर पे जाते जाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ते जाएगा और ये जो सॉलिड ज़मीन है धीरे धीरे लिक्विड बनती जाएगी और सेंटर पे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा और यहाँ पे ज़मीन भी, यानी कि जो भी चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है वो भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। मैन हैज़ ऑलवेज बीन इंक्विजिटिव अबाउट वॉट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो देखो हमें हमेशा से हम क्यूरियस रहे कि अर्थ के इंटीरियर में क्या रहा। अब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन तो हम कभी कर नहीं पाए, लेकिन वेरियस मेथड का यूज़ करके साइंटिस्टों ने एस्टिमेट ज़रूर किया है कि अर्थ के सेंटर पे क्या होगा। आज भी हम कभी भी अर्थ के सेंटर को डायरेक्टली नहीं देख पाए हैं, लेकिन स्टडीज़ करने की हेल्प से हमें पता चला है कि अर्थ के सेंटर पे क्या होगा। सबसे बड़ा रोल इसमें किसका रहा है अर्थ के इंटीरियर को जानने में? वो रहा है वॉल्केनोज का, वॉल्केनिक इरप्शन और सिस्मिक वेव्स। ये दोनों टाइप की चीज़ों के बारे में पढ़ के हमें बहुत अच्छा आइडिया लगा कि अर्थ के इंटीरियर में क्या हो सकता है। अब ये तो हम लोग ने देख लिया कि जो मैग्मा से जो भी मैटर बाहर आता है वो क्या होता है। अब देखो आप ये सोचोगे कि मैग्मा जो है वो तो ज्वालामुखी है, वो तो जब फटता है तो अपने अंदर से मैग्मा निकालता है। अब ये अर्थ के सेंटर से इसका क्या रिलेशन है? मैं भी आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि अर्थ के सेंटर से इसका क्या रिलेशन है। ये देखो एक सबसे ज़्यादा अच्छा और सॉलिड प्रूफ कि हमारा अर्थ का कोर लिक्विड में है। देखो कई लोग ये भी बोलते हैं कि अर्थ खोखली है और इस खोखली अर्थ में कुछ अलग टाइप के जीव जंतु रहते हैं, तो वो सारी थियरी और वो बिल्कुल गलत थियरी है। सबसे ज़्यादा सही थियरी क्या है कि हमारा अर्थ का कोर जो है वो एकदम ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में और एकदम ज़्यादा गर्म है। अब कभी भी ज्वालामुखी जब फटता है तो ये देखो, जब ज्वालामुखी फटता है तो यहाँ पर ये ऑरेंज कलर का मैग्मा निकलता है ना, इस तरीके से।
अब ये मैग्मा आता कहाँ से? ज्वालामुखी खुद थोड़ी बनाता है ये मैग्मा, वो अर्थ के सेंटर से कनेक्टेड है, यहाँ पर इससे कनेक्टेड है। अब कभी भी ना अगर इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर और लोड फील होता है ना इस कोर को, तो ये इतना ज़्यादा फोर्स यहाँ पर जनरेट करता है, इतना प्रेशर जनरेट करता है कि ज्वालामुखी का जो कैप रहता है, हर ज्वालामुखी के पास ना एक अपना कैप रहता है, ऐसा एक कैप रहता है। लेकिन जब ये इतना ज़्यादा फोर्स जनरेट हो जाता है यहाँ सेंटर से, इतना ज़्यादा फोर्स जनरेट हो जाता है कि एक पॉइंट पे ये इतना ऊपर शूट आउट करता है कि ये जो कैप है ये फट जाता है और इसके अंदर से मैग्मा का वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है, और इसकी वजह से पूरा का पूरा ये जो आपका लावा है ये बाहर निकल जाता है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वोल्केनोस का इतना बड़ा रोल क्यों है हमारे अर्थ के इंटीरियर को पढ़ने में, है ना। क्योंकि इसी से हमें सबसे पहला अच्छा आइडिया लगा कि हमारे अर्थ का जो सेंटर है वो लिक्विड फॉर्म में होगा। तो इसीलिए देखो, जब लावा कूल हो जाता है और सॉलिडिफाई होता है तो इग्नियस रॉक बन जाते हैं। ये तो अभी हमने देखा था इग्नियस रॉक क्या होते हैं। अब देखो, जब हमने स्टडीज़ किया तो हमने किसी कोई कोई चीज़ों का एस्टिमेशन किया। किसका एस्टिमेशन किया? टेम्परेचर का किया, डेंसिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स और प्रेशर, ये सारी चीज़ों के एस्टिमेशन के बाद हमने हमारी अर्थ के इंटीरियर को अच्छे से समझा। अब हमें सिर्फ इतना ही नहीं, देखो जब हम लोग ने ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा ना, डेंसिटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रेशर, टेम्परेचर, सब चीज़ों के बारे में पढ़ा ना, तो हमें सिर्फ इतना ही नहीं पता चला कि हमारी अर्थ का जो सेंटर है वो लिक्विड फॉर्म में है। हमें ये भी पता चला कि अर्थ के सेंटर में आखिर होता क्या है, कौन से मिनरल्स, मेटल्स, कौन सी चीज़ें होती है अर्थ के सेंटर में, हमें ये सारी चीज़ें भी पता चली थी। अब देखते हैं, फॉर इंस्टेंस व्हेन वी गो डीप इनटू अ माइन वी फील एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, सिमिलरली द मैग्मा कमिंग आउट ऑफ द वोल्केनो इंटीरियर इज हॉट। तो ये देखो, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे जैसे आप अर्थ के सेंटर पे जाओगे तो वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, और मैग्मा तो वैसे भी अर्थ के सेंटर पे प्रेजेंट होता है तो इसीलिए वो एकदम ज़्यादा हॉट होता है। सच एस्टिमेशंस वर मेड बाय जियोलॉजिस्ट, तो जियोलॉजिस्ट ने ये सारी एस्टिमेशंस किए थे। ये आज के टाइम पे तो आप इसको कॉमन सेंस बोलोगे ना कि जितना अंदर जाओगे उतना गर्मी बढ़ेगी, लेकिन वो टाइम के जियोलॉजिस्ट के लिए ये सारी नई नई बातें थी, तो इनका बहुत बड़ा रोल है। अब ऐसा मत बोलो कि इन्होंने कुछ नहीं सोचा, सबसे पहला आइडिया इन्होंने ही दिया था सारी चीज़ों का। सेवरल अर्थक्वेक अकर इन वेरियस प्लेसेस ऑन अर्थ एवरी ईयर। अब देखो, ये तो आपने भी मतलब हर जगह न्यूज़ तो आती ही रहती है ना, चाइना, जापान, इस सब में तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ आती रहती है कि अर्थक्वेक यहाँ पे आया, वहाँ पे आया, है ना। अब ये अर्थक्वेक के टाइम पे क्या होता है, सिस्मिक वेव्स जनरेट होती है। अब वो सिस्मिक वेव्स क्या करती है? दिस वेव्स ट्रैवल फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब जो भी सिस्मिक वेव्स, देखो मैंने यहाँ पे अभी आपको एग्जांपल भी दिया था सिस्मिक वेव्स बना के, ये देखो, ये सिस्मिक वेव्स मैंने आपको दिखाया ना कि अर्थ के इंटीरियर से ओरिजिनेट हुई है ना सारी वेव्स। ये देखो, मैंने यहाँ से दिखाया ना कि यहाँ से ओरिजिनेट, ये देखो यहाँ से ओरिजिनेट होकर चारों डायरेक्शन में जाते हैं। अब जिस डायरेक्शन में इन वेव्स का असर सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पर सबसे बड़ा भूकंप देखने को मिलता है। द स्टडी ऑफ द डायरेक्शन एंड वेलोसिटी हेल्प अस टू एस्टिमेट अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब इनके डायरेक्शन और वेलोसिटी भी हमें हेल्प करती है अर्थ के इंटीरियर को जानने में। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। अभी मान लो हमें ना देखना है कि एक सिस्मिक वेव इस जगह पर जनरेट हुई है और ऐसे हर जगह पर ट्रैवल कर रही है ना। अब हमें देखना है कि ये अर्थ से कितने डेप्थ पे, ये जो हमारी जो वेव है ये कितने डेप्थ पे हुई है। तो सबसे पहले हमें मालूम रहना चाहिए ये वेव कौन से डायरेक्शन में जा रही है। इस डायरेक्शन में जा रही है ना, ये वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये हो गया डेप्थ, ये डेप्थ हो गया। अब अगर आपको इस वेव की वेलोसिटी पता है और आपको पता है कि इस वेव ने कितना टाइम लिया, मतलब जनरेशन के बाद इसने कितना टाइम लिया वहाँ तक आने में, यानी कि आपको टाइम पीरियड भी पता है। अब आप ये एस्टिमेट कर सकते हो कि ये जो सिस्मिक वेव है अर्थ के सरफेस से कितने डेप्थ पर ये जनरेट हुई है। अगर आप फार्मूला लगाओगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब सिस्मिक वेव की वेलोसिटी से जब उसके टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको डेप्थ अपने आप मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कि कितने डेप्थ पे ये सिस्मिक वेव जनरेट हुई है। तो अगर मैंने ये जो पॉइंट यहाँ पे आपको बताया ये नहीं समझा तो कोई बात नहीं, वैसे भी आपको ये पढ़ना नहीं है, अगर आगे आएगा तो हम वैसे भी उसको डिटेल में पढ़ेंगे। देखो और कुछ भी अटेम्प्ट किए हैं मैन ने, दो ये इम्पॉसिबल थे कि मैन ने भी बहुत ज़्यादा डीप होल बनाने का ट्राई किया। क्योंकि देखो पहले के ज़माने में हमें ऐसा पता नहीं था कि अर्थ का जो इंटीरियर है वो कितना अंदर तक जाता है, हमें वो कभी पता नहीं चला। तो हम क्या सोचते थे कि अगर हम खुदाई करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आएगा कि हम अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाए, लेकिन ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि उतनी गर्मी में कोई भी मशीन, कोई भी इंसान काम नहीं कर सकता। इसीलिए हम कभी भी इतना डीप होल बना ही नहीं सकते। अब यहाँ पे कुछ थिंक अबाउट इट में आपको दिया गया, इसको देखते हैं कि यहाँ पे बोला गया कि क्या हम हाँ, ये देखिए
यहाँ पे बोला गया है कि क्या आप एक इतना खतरनाक होल, इतना डीप होल जनरेट कर सकते हो कि वो यहाँ से शुरू हो और सीधा जाके यहाँ पर ख़त्म हो? तो इसका आंसर है ऑब्वियसली नहीं, आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो। आप बस ना इतनी सी दूरी पर जब आप जाओगे ना, अर्थ के सेंटर से इतनी सी दूरी पर जाओगे, सारी के सारी मशीन, सारे के सारे इंसान, सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी। कोई भी का चीज़ इस पॉइंट के नीचे काम ही नहीं करने वाली है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है यहाँ पर। तो इसीलिए अर्थ के सेंटर से लेकर दूसरे पॉइंट तक कभी भी एक गड्ढा खोदना पॉसिबल नहीं है ना। एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, वो उसका आंसर हम लोग ने दे दिया लॉजिकली। अब डू यू नो में देखते हैं। Our Earth was formed approximately 4.6 बिलियन years ago, यानी कि 460 करोड़ साल पहले हमारी अर्थ बनी थी। इनिशियली अर्थ वॉज इन अ गैशियस स्टेट। हाँ देखो, गैशियस स्टेट में क्यों थी पता है? क्योंकि जो सारे डस्ट पार्टिकल्स थे ना, धीरे धीरे अक्यूमुलेशन कर रहे थे ना, डस्ट पार्टिकल्स एक एक दूसरे के साथ ऐसे अक्यूमुलेशन कर रहे थे, और ये डस्ट पार्टिकल जब धीरे धीरे अक्यूमुलेट करते गए तब जाके हमारी अर्थ बनी थी। लेकिन उनके अक्यूमुलेशन से पहले डस्ट पार्टिकल्स क्या गैशियस स्टेट में ही थे ना, डस्ट पार्टिकल्स सारे। अगर आप अभी भी देखोगे, जो सारे डस्ट पार्टिकल्स आपके इंडस्ट्रीज़ के आ रहे थे, वो भी तो गैशियस फॉर्म में ही रहते हैं ना। तो सेम वही तरीके से हमारी अर्थ भी एक गैशियस फॉर्म में थी। इट स्टार्टेड कूलिंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। ये मैंने आपको बताया था कि अर्थ अपनी हीट को जो है उसको रेडिएट आउट करने लगी। देखो, जब ये सारा एक्यूमुलेशन पूरा हो गया ना, तो हमारी अर्थ एक बहुत ज़्यादा गर्म गोला बन गया था, जिसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा था कि अगर आप इसे पैर रख दोगे तो आपका पैर जल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे अपनी हीट ये कम करते गया, कम करते गया, और कुछ करोड़ों साल बाद हमारी अर्थ को रहने लायक बन गई, है ना। धीरे धीरे देखो, पहले गैस थी, धीरे धीरे लिक्विफाई होने के बाद धीरे धीरे सॉलिड बन गई हमारी अर्थ। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज क्रस्ट। अब देखो, क्रस्ट, आउटरमोस्ट लेयर को हम बोलते हैं क्रस्ट, है ना। जो जगह पर आप, जो ज़मीन पर आप रहते हो, उसको हम बोलते हैं अर्थ का क्रस्ट। इवन टुडे द आउटर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर इन गैशियस स्टेट। अब गैशियस स्टेट वाले भी कुछ प्लैनेट आज भी प्रेजेंट है। हमारी अर्थ तो चलो पहले गैशियस थी, अब सॉलिड हो गई है, लेकिन रॉकी प्लैनेट हो गई है। लेकिन पहले के टाइम के जो थे आपके गैशियस प्लैनेट, वो आज भी कुछ गैशियस है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आ जाएगा जुपिटर। जुपिटर एक गैस जाइंट है, इसके अंदर आप 1.3 मिलियन अर्थ, यानी कि 13 लाख अर्थ समा सकते हो, इतना बड़ा होता है जुपिटर। अभी अगर मैं आपको बताऊँ ना, देखो ये मान लो, अगर जुपिटर इतना बड़ा है ना, तो अर्थ सिर्फ इतनी बड़ी होगी। ये भी मैंने अर्थ को बड़ी बना दिया, अर्थ इतनी बड़ी भी नहीं होगी, अर्थ ना इतनी बड़ी होगी जुपिटर के सामने। मुझे लग रहा है कि ये भी मैंने बड़ा ही बनाया है, लेकिन इससे छोटा मैं अर्थ को बना ही नहीं सकता, तो इसीलिए मैं आपको इतना ही बड़ा बना के दिखा रहा हूँ। अगर जुपिटर इतना बड़ा है तो अर्थ सोचो सिर्फ इतनी बड़ी है अर्थ हमारी, ठीक है। जुपिटर के साथ सैटर्न भी आपका एक गैस जाइंट ही है। अब देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर। अब अर्थ के इंटीरियर के कॉम्पोजिशन के लिए ना, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, वो एक्टिविटी मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए होंगे कुछ क्ले मॉडल, आपको चाहिए होंगे तीन कलर यहाँ पे आपको बोला गया है। क्ले के 3 कलर लो यहाँ पर, रेड येलो और ब्लू। रेड येलो और ब्लू कलर के क्ले के कुछ ब्लॉक्स ले लो, और देखो यहाँ पर आपको बोला गया क्या करना है। सबसे पहले इसका एक गोल गोल गोला बना लो, इसका जैसे रोटी बनाते टाइम नहीं आप गोल गोल गोला बनाते हो, वो कर लो। फिर आप देखो, ये हो गया रेड वाले का। येलो वाले को लो, उसको ना एकदम आराम से आप रोटी का जो बेलन होता है उससे भी बेल सकते हो, या तो अपने हाथ से भी उसको ऐसे ऐसे करके एक रोटी का शेप दे सकते हो। इसके बाद ना, ये जो रेड कलर का ये है ना, इसको इससे ऐसे ढक दो ताकि कैसे, सच दैट ये गोला कुछ ऐसा दिखे, ये जो इसके ऊपर ये गोला ऐसा दिखे। फिर उसके ऊपर ये ब्लू कलर का गोला डाल दो। मैं ब्लू कलर का जो क्ले है उसको ऐसे चपटा करो, उसका रोटी जैसा उसको शेप दो, और फिर इससे इस येलो वाले को भी इस ब्लू वाले से कवर कर दो। अब कुछ यहाँ पे आप मैप के डिज़ाइंस बना सकते हो, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि ये ब्लू कलर पानी दिखा रहा है, लेकिन हमारी अर्थ पे खाली पानी थोड़ी है, ज़मीन भी है ना। तो आप इसके हेल्प से यहाँ पर ज़मीन को भी दिखा सकते हो। अब क्या करना है, अब आपको इसको बीच में से काटना है एक चाकू के हेल्प से। एक नाइफ लो, नाइफ के हेल्प से इसको बीच से काट दो। अब आपको देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये रहा आपके अर्थ का क्रॉस सेक्शन। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम भी इसीलिए बनाया गया था ताकि आपको आपके अर्थ का क्रॉस सेक्शन दिखा सके। आउटर मोस्ट लेयर ये जो है इसको बोलते हो आप क्रस्ट, है ना। आउटर मोस्ट लेयर को आप क्रस्ट बोलते हो। अब अगर मैं आपको ऊपर लेके जाऊँ और दिखाऊँ कि उसके नीचे वाली लेयर को आप बोलते हो मैंटल, और उसके नीचे वाली लेयर को बोलते हो आप कोर। तो ये जो आउटर मोस्ट ब्लू कलर की लेयर है इसको आप बोलोगे क्रस्ट, इस लेयर को आप बोलोगे मैंटल, और इनर मोस्ट लेयर को आप बोलोगे कोर।
अब कोर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है आउटर कोर और एक है इनर कोर है। तो अर्थ टोटल तीन मेजर लेयर्स में अर्थ हमारी डिवाइडेड है। सबसे आउटर मोस्ट और फर्स्ट और आउटर मोस्ट लेयर है हमारी क्रस्ट। क्रस्ट है सबसे आउटर मोस्ट लेयर। और फिर क्रस्ट के नीचे कौन सी लेयर आती है? क्रस्ट के नीचे आती है मेंटल। मेंटल के नीचे आता है कोर। कोर है आपका इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ। अब देखते हैं इनका सब पार्ट क्या क्या है। क्रस्ट में तो आपको पता ही है ना कि क्रस्ट में ऐसा थोड़ी है कि अर्थ पे खाली पानी है। अर्थ पे पानी और ज़मीन दोनों है ना। तो जो कॉन्टिनेंट्स है उनको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और जो ओशन है उसको हम बोलेंगे ओशियानिक क्रस्ट। अब इसके बाद मेंटल। अब मेंटल भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है आपका अपर मेंटल और एक है आपका लोअर मेंटल। तो देखो काफ़ी ज़्यादा आसान था। सेम वही तरीके से आपका कोर भी आउटर कोर और इनर कोर में डिवाइडेड है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी शॉर्ट आंसर आ गया तो आप आराम से बात कर सकते हो इसके ऊपर, है ना। टीचर आपको पूछ सकती है कि डिस्क्राइब द लेयर्स ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो ये फ्लो चार्ट को ही आप सीधे सीधे आपके नॉन वर्बल फॉर्म में इसको आप ट्रांसफॉर्म करके आराम से आंसर लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम भी दिया गया है ना। ये डायग्राम तो हम लोग ने वैसे भी देख लिया कि आउटर मोस्ट आपका क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर आउटर कोर है, फिर इनर कोर है। अब देखिए, तो देखिए अब इन लेयर्स में से सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्रस्ट के बारे में, क्योंकि क्रस्ट आउटर मोस्ट लेयर है तो सबसे पहले इसी को पढ़ना बनता है। अब क्रस्ट के अंदर भी जो दो पार्ट है आपके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियानिक क्रस्ट, इसको भी हम पढ़ेंगे। देखते हैं कि क्रस्ट के बारे में क्या इंट्रोडक्शन दिया गया है आपको। कि क्रस्ट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड इट इज़ इन सॉलिड फॉर्म। ये हमें भी पता है, पहले हमने पढ़ चुके हैं ये। द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज़ नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर, ऑन एवरेज इट इज़ 30 to 35 किलोमीटर। तो देखो ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस बात है कि हमारे अर्थ का जो क्रस्ट है वो हर जगह सेम यूनिफॉर्म थिकनेस का नहीं है। जो क्रस्ट की थिकनेस है ना वो जगह जगह पर चेंज होती रहती है। अभी अगर मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाऊं जो हम लोग ने बनाया था, अगर इस डायग्राम में भी आप गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो क्रस्ट की थिकनेस है सिर्फ इतनी है। यहाँ पर थिकनेस बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, यहाँ पर वापस बढ़ गई, यहाँ पर कम हो गई, फिर बढ़ गई, है। तो सेम वही तरीके से हमारी असली अर्थ का भी क्रस्ट यूनिफॉर्म नहीं है। वो क्रस्ट भी एक जगह से ज़्यादा दूसरी जगह से कम ऐसा होते रहता है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है। ये डायग्राम पहले हमें देख लेना चाहिए था, लेकिन पता नहीं इन लोग ने क्यों क्रस्ट वाले में पार्ट में आपको ये डायग्राम दे दिया है। पहले ही आपको दे देना चाहिए था इन लोग को। तो देखिए सबसे पहले क्रस्ट की एवरेज रेंज हम लोग ने देखा ना कि अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 किलोमीटर्स होती है। तो यहाँ पर आपको एवरेज रेंज 30 किलोमीटर्स दी गई है। अब क्रस्ट के नीचे क्या आ जाएगा? मेंटल आ जाएगा। अब देखो ये आपको याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेंटल की डेप्थ क्या होती है। मेंटल की डेप्थ आपको पता ज़रूर होनी चाहिए। मेंटल की डेप्थ है 2870 किलोमीटर्स तक आपका मेंटल फैला हुआ है। उसके नीचे आपका कोर फैला हुआ है जो कि 3471 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब जो मेंटल है आपका वो है एक अपर मेंटल और एक लोअर मेंटल में डिवाइडेड है, और ये मेंटल सॉलिड फॉर्म में है। अब आपका कोर आउटर कोर और इनर कोर में डिवाइडेड है, और वो दोनों के दोनों लिक्विड है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है आपका लिथोस्फीयर। अब लिथोस्फीयर आखिर होता क्या है? लिथोस्फीयर वो रीजन है जो ना आपके अर्थ के सरफेस से लेकर 100 किलोमीटर के डेप्थ में, इस 100 किलोमीटर के डेप्थ में जो भी आपका पार्ट आएगा वो आ जाएगा हमारे लिथोस्फीयर के अंडर। तो इसमें क्रस्ट का भी पार्ट इंक्लूडेड है, मेंटल का भी पार्ट इंक्लूडेड है, क्योंकि क्रस्ट का पार्ट हमारा सिर्फ 30 to 35 किलोमीटर तक ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये 100 किलोमीटर तक फैला है ना, तो इसीलिए इसके अंदर क्रस्ट और मेंटल दोनों आ जाएंगे इसके अंदर। अब देखिए मैंने आपको बोला था ना कि क्रस्ट की थिकनेस जो है वो हर जगह जगह टू जगह वेरी करती रहती है। तो अब जो ज़मीन वाला पार्ट है, ज़मीन वाले पार्ट कॉन्टिनेंट वाले पार्ट के यहाँ क्रस्ट की थिकनेस हमेशा ज़्यादा होती है, लेकिन ओशन वाले पार्ट के यहाँ थिकनेस हमेशा कम होती है। ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब क्रस्ट के यहाँ पर थिकनेस जो कॉन्टिनेंट के यहाँ पर है वो वहाँ पर क्रस्ट की थिकनेस 16 to 45 किलोमीटर्स होती है ना। 45 किलोमीटर्स एकदम एक्सट्रीम टाइम पे होता है। 40 to 45 किलोमीटर्स जो थिकनेस होती है एकदम एक्सट्रीम टाइम पे होती है। कब होती है? जब ना माउंटेन रेंजेस हो। अब देखो ये नॉर्मल ज़मीन है। अगर ये नॉर्मल ज़मीन है तो क्रस्ट की थिकनेस सिर्फ इतनी ही मानी जाएगी। वही अगर इस ज़मीन पे बड़ा सा एक माउंटेन है ना, तो पता है इस जगह की थिकनेस को इतनी ज़्यादा मोटी मानी जाएगी। तो इसीलिए अगर आपको कन्फ्यूजन है कि माउंटेन रेंजेस के यहाँ क्यों क्रस्ट की थिकनेस ज़्यादा है, तो यहाँ से आपकी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि देखो प्लेन लैंड है तो थिकनेस सिर्फ इतनी ही होगी। वही अगर एक माउंटेन रेंज है ना तो थिकनेस को डबल ट्रिपल हो जाएगी थिकनेस नॉर्मल रेंज से। मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों डबल और ट्रिपल थिकनेस हो जाती है।
फिर आगे यहाँ पे बोला गया कि जैसे जैसे आप सरफेस से अर्थ के सेंटर पे जाते होगे तो धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करते रहेगा ग्रेजुअली। वो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे वो अपने आप इंक्रीज़ होता चले जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप सेंटर पे पहुंच जाओगे और इस सेंटर पे 5,500 से 6,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अब अर्थ पे प्रेजेंट कोई भी मेटल इस टेम्परेचर पे आराम से पिघल जाएगा। आप तो दूर की बात है, आप तो बहुत पहले ही पिघल जाओगे, आप तो आधे रास्ते में ही पिघल जाओगे, लेकिन मेटल भी इस सेंटर पे पिघल जाएगा, है ना। तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। द क्रस्ट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर्स व्हेन कंपेयर्ड टू मेंटल एंड कोर, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 सब लेयर्स। तो जब आप मेंटल और कोर के रिस्पेक्ट में कंपैरिजन करोगे तो क्रस्ट बहुत ज़्यादा थिन लेयर है। देखो ऑब्वियस सी बात है, 30 किलोमीटर ज़रा भी थिन लेयर नहीं है, मतलब कोई भी बहुत छोटा डिस्टेंस नहीं होता 30 किलोमीटर। लेकिन अगर आप मेंटल के रिस्पेक्ट में और कोर के रिस्पेक्ट में चेक करोगे तो हाँ, तो क्रस्ट बहुत ज़्यादा थिन है, क्योंकि कोर 3471 किलोमीटर है, मेंटल आपका 2870 किलोमीटर है, लेकिन क्रस्ट सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर है ना। तो इसीलिए क्रस्ट को सबसे ज़्यादा पतला बोला गया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये वो क्रस्ट है जहाँ पर इंसान रहते हैं। ये आपको टीचर ऐसा एमसीक्यू भी दे सकती है कि कौन से क्रस्ट पे इंसान रहते हैं, तो आपको आंसर देना है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे इंसान रहते हैं। तो जो हमारा क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यानी कि जो ज़मीन जिस पे हम रहते हैं, उसमें 2 एलिमेंट बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में पाए जाते हैं। वो 2 एलिमेंट कौन है? वो है सिलिका सिलिका और एल्यूमिनियम। सिलिका एक सिलिकॉन एलिमेंट का कंपाउंड है, यानी कि आप क्या बोल सकते हो कि सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक एलिमेंट है, और वो एलिमेंट जब दूसरे सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन करता है वो एक कंपाउंड बनाता है, और उस कंपाउंड का नाम है सिलिका। और एल्यूमिनियम तो अपने बेस फॉर्म में ही आपको मिल जाएगा, या तो बेस फॉर्म में या तो अपने कंपाउंड फॉर्म में हाई अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम मिलेगा। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि ऐसे कौन से 2 एलिमेंट है जो सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट पे प्रेजेंट है हमारे अर्थ के क्रस्ट में, तो आपका आंसर होगा सिलिका एंड एल्यूमिनियम। अब ये सिलिका का ही SI निकाल लिया और एल्यूमिनियम का AL निकाल लिया, और इसके हेल्प से एक नाम निकाल दिया सियाल। तो इसीलिए हमारी अर्थ के क्रस्ट को ना पहले के ज़माने में सियाल भी बोलते थे, सिलिकॉन का SI और एल्यूमिनियम का AL। अब ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना, इसकी डेंसिटी क्या होगी? इसकी डेंसिटी होगी अराउंड फ्रॉम 2.65 टू 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अभी कैसे आया ये तो मैं आपको बता नहीं सकता, ये आपको रटना ही पड़ेगा। द थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स। ग्रेनाइट रॉक्स आर मेनली फाउंड इन दिस लेयर। अब इस लेयर की थिकनेस तो हम लोग ने देखा ही, वैसे भी ऑनलाइन एवरेज 30 किलोमीटर इसकी थिकनेस है, और यहाँ पर ग्रेनाइट रॉक्स भी आपको मिलेंगे। अब चलिए देखते हैं कि ओशियानिक क्रस्ट क्या है। अब ओशियानिक क्रस्ट सेकेंड पार्ट है हमारे क्रस्ट का। फर्स्ट पार्ट तो हमने पढ़ लिया, क्या नाम है उसका, हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और अभी हम पढ़ेंगे ओशियानिक क्रस्ट। अब ओशियानिक क्रस्ट में मेजर क्या है? देखो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मेजर था सिलिका एंड एल्यूमिनियम, लेकिन ओशियानिक क्रस्ट में मेजर एलिमेंट हो जाएगा आपका सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका तो चलो दोनों में ही कॉमन है, तो सिलिका को याद रखने की जरूरत नहीं है, पर ये ज़रूर याद रखो कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में एल्यूमिनियम है और ओशियानिक क्रस्ट में मैग्नीशियम है, मतलब मेजर एलिमेंट्स में। इट वॉज अर्लियर कॉल्ड एज सीमा। हाँ, तो ये भी मतलब सीमा सीमा या सीमा, ऐसा जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो आप इसको समझ सकते हो। देखो, सिलिकॉन का SI निकाल लिया, मैग्नीशियम का MA निकाल लिया, तो क्या बन गया? सीमा, है ना। ये नाम तो आप खुद भी सोच सकते थे। अभी अगर मैंने आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मैंने आपको क्या सियाल नाम बताया, तो सीमा नाम तो आप खुद सोच ही सकते थे, तो ये आपको रटने की ज़रूरत तो नहीं है। अब इस लेयर की थिकनेस देखो, मैंने आपको बोला था कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के यहाँ कभी भी क्रस्ट की थिकनेस ज़्यादा होती है। मैंने आपको रीज़न भी बता दिया कि ऐसा क्यों है, लेकिन आपको समुंदर में क्योंकि कोई ऐसे पहाड़ देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए समुंदर के यहाँ पर जो थिकनेस ऑफ लेयर है वो कम हो जाती है, तो इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ 7 to 10 किलोमीटर्स थिक है। अब इस लेयर की डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा है, इस लेयर की डेंसिटी है अराउंड 2.9 से लेकर 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ज़्यादा है। अब देखो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आपको ग्रेफाइट रॉक्स शायद से आपका मेजर, कौन से ग्रेफाइट रॉक आपको मिलते थे ना? हाँ, ग्रेनाइट, सॉरी ग्रेफाइट नहीं, ग्रेनाइट रॉक आपको मेजरली वहाँ पे मिलते थे। लेकिन यहाँ पर आपको मेजरली क्या मिलेगा? आपको मिलेगा बेसॉल्ट और गैब्रो रॉक्स मेनली यहाँ पे आपको मिलेंगे। वहाँ पे क्या मिल रहा था आपको? ग्रेनाइट रॉक, यहाँ पे बेसॉल्ट और गैब्रो रॉक्स यहाँ पे मिलेंगे मोस्टली, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ने क्रस्ट वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब आपका बचा है मेंटल और कोर। अब मेंटल और कोर थोड़ा अभी लंबे लंबे टॉपिक्स है, और आपका लेक्चर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो चुका है, तो इसलिए बची हुई चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर में मैंने जो कुछ भी पढ़ाया आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें फुल मार्क्स लाओगे।
एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।